इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पाकिस्तान के स्टैंड पर। पाकिस्तान ने इजराइल को लेकर एक इंटरव्यू कल दिया, इमरान खान ने इंटरव्यू दिया और उसमें एथनिक सोच दिखाई देती है, जिस वजह से वो स्वयं बर्बाद हैं, जिस वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वो वजह अभी भी ख़त्म नहीं हुई और पाकिस्तान पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय होने की सिचुएशन में है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अभी इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में कहा कि जिन्ना की पॉलिसी पर हम चलेंगे और जिन्ना की पॉलिसी पर ही हम पाकिस्तान चलता रहेगा। पहली बात तो यह है कि जिन्ना की पॉलिसी क्या थी। जिन्ना की पॉलिसी थी कि हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया था अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों को वापस दो। दूसरी पॉलिसी कि पाकिस्तान बनाकर हम हिंदुस्तान को कभी दारुल इस्लाम बना लेंगे और पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे और इस्लामिक शासन भारत में ले आएंगे। ये उनकी ओरिजिनल थॉट था जिन्ना का, और जिन्ना इसी थॉट के तहत भारत में डायरेक्ट एक्शन, मारपीट, कूटपीट सब कुछ उन्होंने किया और फाइनली पाकिस्तान का निर्माण हो गया। गलती किसकी थी, कौन इसमें शामिल था, कौन नहीं था, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन आज उसी सोच को पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, जो वो कहते हैं, इमरान खान ने कहा कि हम इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो ज़ियोनिस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, मतलब ज़ियोनिस्ट के साथ वो कभी रिलेशन बहाल नहीं करेंगे। जबकि यूएई और बहरीन जैसे देशों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। मैं आपको बता दूं रिकॉग्निशन क्या होती है, कैसे रिकॉग्निशन का महत्व क्या है। रिकॉग्निशन का महत्व ये है कि जब हम देश में किसी भी देश को इंडिपेंडेंट होता है, तो कोई भी देश स्वतंत्र होता है, तो उस देश को रिकॉग्नाइज करना होता है बाकी देशों को, और अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करते तो उनके साथ संबंध नहीं बनाया जा सकता, उनके साथ रिलेशन नहीं बहाल हो पाते, उनको हम स्टेट नहीं मानते। जैसे चाइना कम्युनिस्टों ने कब्जा किया, तो चाइना कम्युनिस्टों के कब्जे के बाद अमेरिका ने 1973 तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, जबकि यूनाइटेड स्टेट ने भी 80 के दशक तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और वर्ल्ड की मोस्टली कंट्रियों ने कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। वो सभी जो आज का ताइवान है, जिसको फॉर्मोसा कहते थे उस समय, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको कहते थे आरओसी, अभी भी रिपब्लिक ऑफ चाइना वो अपने आप को लिखता है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही रिकॉग्नाइज करके रखा था चाइना के रूप में। स्थायी सदस्य के रूप में ताइवान ही सन 1970 तक जाता रहा, और ताइवान के 1970 तक जाता रहा, और ताइवान ही चाइना के बिहाफ पर बोलता रहा। कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, सिवाय भारत के। जिस समय 1949 में चीन पर कम्युनिस्टों ने कब्जा किया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने आगे आकर कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज किया था, जबकि पूरे विश्व ने भारत को भी क्रिटिसाइज किया था कि एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं या हम तानाशाही वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, और तानाशाही वर्ल्ड का मतलब है कि कम्युनिस्टों को रिकॉग्नाइज करना। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे आगे आकर, सबसे पहले देशों में भारत था जिसने कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज किया था और कहा था कि माओ जो है वो बड़े प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं और उनको, उनकी शरण में हमको जाना चाहिए, और ये वो ब्ला 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 बहुत कुछ कहा। पंचशील समझौता भी उन्होंने किया था। इसी तरह से जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो भारत वो पहला देश था जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था, नहीं तो वो इंसर्जेंसी से बाहर निकला था। इंसर्जेंसी से बाहर निकलने की वजह से, यानी कि अलग हुआ था, विद्रोह करके अलग हुआ था, इसलिए बहुत आसान नहीं है बहुत आसान नहीं कि उसको आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सके। लेकिन भारत, चूंकि भारत उसमें इन्वॉल्व था, उस समय भारत का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, इसलिए रिकॉग्नाइज करना हमारा स्वाभाविक कर्तव्य होना चाहिए। हमने रिकॉग्नाइज किया, और भारत ने रिकॉग्नाइज किया का मतलब है कि हमने उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, और उनको विश्व की जो चीजें उनको आवश्यक हैं, जो उनको मिलनी चाहिए, जो रिकॉग्निशन की वजह से नहीं मिल पा रही थी, उनको हमने देना शुरू कर दिया। इसी तरह से श्रीलंका में जाफना में लिट्टे का कब्जा था, लेकिन लिट्टे एक डिफरेंट सरकार चला रहे थे, एक डिफरेंट बिल्कुल अलग सरकार चला रहे थे, लेकिन विश्व के किसी भी कंट्री ने लिट्टे को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अफगानिस्तान में जिस समय तालिबानों का कब्जा हुआ, उस समय अफगानिस्तान को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। सवाल ये आता है कि क्यों रिकॉग्नाइज करें। अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज ना करने का मेन उद्देश्य था कि अगर
तालिबानियों को रिकॉग्नाइज कर दिया गया तो पूरे विश्व में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जिन देशों में भी हैं वहां पर इस प्रकार की अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस से कब्जे करेंगे और इस्लाम का शासन और इस्लामिक चरमपंथ को फैलाएंगे और मारकाट करेंगे, जैसा तालिबानियों ने अफगानिस्तान में मुसलमानों के साथ किया। बुर्का पहनकर निकलो, दाढ़ी बढ़ानी है, स्कूल जा नहीं सकते, आप शरीर का कोई अंग दिख नहीं सकता, शाम के बाद निकल नहीं सकते, कोई खेल खेल नहीं सकते, बहुत कुछ इस्लामिक लॉज के नाम से उन्होंने किए और जनता को बिल्कुल बेहाल कर दिया। ऐसे ही अब सवाल आता है कि इजराइल, क्या इजराइल को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए? भारत ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करके रखा, हालांकि इंदिरा गांधी सरकार तक हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था और भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल में कोई स्टेप नहीं लिया था। वाजपेयी सरकार वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्निशन देना शुरू किया था और बाद में नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं विजिट करके रिकॉग्निशन दिया। तो रिकॉग्निशन का मामला होता है कि स्टेटहुड उसमें है, उसमें स्टेट के गुण हैं और हम उसको स्टेट मानते हैं, विश्व की एक पर्सनालिटी मानते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी मानते हैं। अब चूंकि जो ज्यूज हैं, ज्यूज को मुसलमानों ने एक समय पर समाप्त कर दिया था, बाद में क्रिश्चियनों ने उनको समाप्त कर दिया। जब इस्लाम बढ़ा, आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम से पहले खाड़ी में ज्यूज हुआ करते थे। ज्यूरिज्म को इस्लाम ने खत्म करने के बाद जब वो लोग, बाकी तो सब कन्वर्ट हो गए, जो बुज़दिल थे वो कन्वर्ट हो गए, जो असहाय थे वो कन्वर्ट हो गए, जिनको संघर्ष करना नहीं आता वो कन्वर्ट हो गए। भारत में भी ऐसा ही हुआ, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया वो कन्वर्ट हो गए। विश्व में सब जगह ऐसा ही होता है। लेकिन जो लोग ज्यूज रह गए उनको लैंड छोड़नी पड़ी, भारत में वो आए, भारत ने उनको शरण दी, शरण लेने के बाद वो अमेरिका पहुंचे और हमेशा जब वो मिलते एक दूसरे से तो शुरुआत कहां से होती? जब वो एक दूसरे से मिलते तो मिलने के बाद कहते अब की बार यरूशलेम। अब की बार यरूशलेम का मतलब होता है कि वो कहते थे कि हमने वो टारगेट नहीं छोड़ा है कि यरूशलेम पर हमने पुनः ज्यूरिस्ट या अपनी लैंड बनानी है, अपना कंट्री बनाना है। अमेरिका के सहयोग से उन्होंने इजराइल देश बना और इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। अब मुस्लिम जगत, चूंकि मुस्लिम एरिया में वो बना था और जैसे यरूशलेम की बात आती है तो अमेरिका ने उसको रिकॉग्नाइज करके रखा, विश्व के बहुत सारे कंट्रियों ने उसको रिकॉग्नाइज करके रखा। तो रिकॉग्निशन का जो मामला बनता है वो स्टेटहुड से बनता है। क्या उसको स्टेटहुड की सारी कंडीशनें पूरी करता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट राज्य है, उसमें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें एक लीडरशिप है, उस लीडरशिप पर जनता का विश्वास है, वहां एक संविधान है, कार्यकारी प्रणाली है और विश्व के दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए क्या वो स्टेटहुड रखता है, इसको रिकॉग्निशन कहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो रिकॉग्नाइज कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको रिकॉग्निशन मिलेगी। जैसे इजराइल को रिकॉग्नाइज भारत ने अब कर दिया है और अमेरिका ने तो शुरू से इजराइल को रिकॉग्नाइज करके रखा था और इजराइल को अमेरिका ने सारी टेक्नोलॉजियां दी, इजराइल को इस प्रकार खड़ा किया कि पूरी खाड़ी देशों को इजराइल अकेला निपट रहा है। जबकि मुस्लिम जगत सबसे बड़ा दुश्मन अगर संसार में किसी को मानता है तो उसके दो बड़े दुश्मन हैं, एक यहूदी और दूसरे हिंदू, क्योंकि उनको खतरा इन्हीं दो से है और ऐसा मानना है उनका कि ये दो ही इस्लाम के ऐसे लोग होंगे जो इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब है क्या कि ज्यूज ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया और विश्व के बड़े कंट्री जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको उन्होंने धता बताई, उनसे वो लड़ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ज्यूनिज्म कहते हैं। ज्यूनिस्ट मतलब जैसे हिंदुइस्ट या हिंदू फिलॉसफी को मानने वाले, वैसे ही ज्यूनिस्ट जो हैं वो ज्यूज फिलॉसफी को मानने वाले हैं। वो इस्लामिक फिलॉसफी के तहत नहीं आते और उन पर कब्जा करने के बाद पुनः उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और इतना इस्टेब्लिश किया कि वो 56 देशों के ऊपर अकेला देश भारी है। इमरान खान से जब पूछा गया तो इमरान खान कहते हैं कि हम ज्यूनिज्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते और कभी नहीं करेंगे, जिन्ना की पॉलिसी पर चलेंगे, यानी कि इस्लामिक पॉलिसी पर चलेंगे। उनके दिमाग में आज भी वो टर्की का सुल्तान है, उनके दिमाग में आज भी वो टर्की की सत्ता है, वो खलीफा आज भी दिमाग में है, इसलिए वो टर्की के नजदीक जाता है लेकिन वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि वो जब कहते हैं कि बिडेन की सरकार वहां पर आ गई है और जो बिडेन की सरकार आने से अफगान पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बात और उनको ध्यान रखनी चाहिए कि पाकिस्तान पॉलिसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अमेरिका में सरकार बदलने की वजह से। क्यों? क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो होता है वो व्हाइट हाउस की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है,
मैं फिर से कहता हूं, अमेरिका का प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। पॉलिसी मेकर व्हाइट हाउस रहता है जो 50 साल आगे की पॉलिसी बनाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के पैदा हो सकता है, पैदा होने से पहले पॉलिसी बन गई हो कि उनको क्या करना है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में सिस्टमैटिक तरीके से थिंक टैंक्स रहते हैं। उन थिंक टैंक्स की कनेक्टिविटी यूनिवर्सिटीज पे रहती है। यूनिवर्सिटीज में रिसर्चें होती हैं और रिसर्चें वो आते आते व्हाइट हाउस में जाती है। फिर व्हाइट हाउस अपनी पॉलिसी बनाता है और प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट इंप्लीमेंट करने के लिए वो किस तरह से इंप्लीमेंट करता है उस पॉलिसी को, वो तय करता है। पाकिस्तान को लेकर भी अमेरिका ने अपनी पॉलिसी बदली और वो भारत के नजदीक आया, और भारत के नजदीक वो अभी नहीं आया, वो भारत के नजदीक सन 1946 से आना चाहता था। 1983 में कुछ रूजवेल्ट और चर्चिल के कुछ लेटर्स पब्लिश हुए जिनमें चर्चिल को रूजवेल्ट ने लिखा है कि भारत रशिया की तरफ जा रहा है, कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है, इसलिए भारत को कम्युनिज्म से रोकने के लिए आपको कुछ स्टेप उठाने चाहिए, उनको कुछ कंसेशन देने चाहिए। चर्चिल ने उल्टा जवाब दिया कि हम अभी विश्व युद्ध से उभरे हैं, इसलिए हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं भारत जैसे बड़े देश को हम सब्सिडाइज कर सकें जब हम भारत छोड़कर जा रहे हैं। रूजवेल्ट का पुनः लेटर आया और उसने कहा कि 50% आपके जो कंसेशंस हैं भारत को लेकर वो हम बियर करेंगे। यानी कि रूजवेल्ट, अमेरिका 1946 में भारत के खेमे में आना चाहता था। क्यों? क्योंकि बाकी रशिया और चाइना कम्युनिज्म की तरफ बढ़ रहा था। उस समय चाइना कम्युनिस्ट कंट्री नहीं बना था, लेकिन ऊपर अपर मंगोलिया में कम्युनिस्टों का दबदबा हो चुका था, कम्युनिस्टों का शासन आ चुका था। इसलिए एशिया पूरा कम्युनिज्म के कब्जे में आ रहा था और नेहरू भी कम्युनिस्टों के नजदीक जा रहे थे। तो अमेरिका का स्वाभाविक सोचना है कि ऐसा ना हो कि भारत एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाए और भविष्य के लिए चैलेंज बन जाए। तो अमेरिका के दो बड़े चैलेंजेस हमेशा से रहे। पहला चैलेंज उनके सामने कम्युनिज्म रहा है, दूसरा इस्लाम उनके सामने आज की तारीख में चैलेंज है। तो कम्युनिस्ट से लड़ने के लिए भी भारत ही प्लेटफॉर्म एक हो सकता है और इस्लाम से लड़ने के लिए भी भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसमें 1000 वर्ष तक इस्लामिकों का शासन होने के बाद, जबकि 600 वर्ष तक को फुल फ्लैश शासन होने के बाद भी भारत अपने अस्तित्व को बचा पाया। हालांकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत, ये हमने धीरे धीरे करके हाथ से खोए। फिर भी भारत अपनी हस्ती बचाने में सफल रहा। तो संसार के दो ही ऐसे कंट्री हैं जो अपनी हस्ती बचाने में सफल रहे, एक तो इजराइल के लोग ज्यूइस्ट और दूसरे हिंदुइज्म। इसलिए इस्लाम के सबसे बड़े दो कट्टर दुश्मन, जिनको वो ज्यूनिस्ट कहते हैं और जिसको वो हिंदुइज्म कहते हैं, इमरान खान उस पॉलिसी पर चलते हुए ये कह रहे हैं कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। सवाल ये आता है कि इमरान खान की औकात क्या और इमरान खान को लेकर अमेरिका की पॉलिसी क्या। अमेरिका की पॉलिसी बदल चुकी है। भारत के नजदीक वो आना चाहते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने समय को देखते हुए, क्योंकि हमारे दो बड़े दुश्मन, एक पाकिस्तान और दूसरा यानी कि इस्लामिक चरमपंथ और दूसरा कम्युनिज्म, और दोनों ही ये बड़े दुश्मन अमेरिका के भी हैं, इसलिए वो जो 1946 में करना चाहते थे उस बात को नरेंद्र मोदी सरकार ने आगे बढ़ाते हुए उनके साथ मित्रता कर ली। अब अमेरिका के साथ अगर इंडिया की मित्रता हो गई तो पाकिस्तान वो मजबूरी में बैठे हुए थे 1946 के बाद, क्योंकि भारत ने उनको स्थान नहीं दिया। इसलिए उन्होंने दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान के रूप में देखा, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था और अंग्रेजी पॉलिसी और अमेरिकन पॉलिसी थी कि गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में जाना चाहिए, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान से 6 बड़े देशों के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। उनमें उस समय का तिब्बत है, उस समय का भारत है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है खुद, उधर ईरान इराक पर भी वहां से नजर रखी जा सकती है, और तीसरा चाइना है, अगला चाइना है। इन सब के ऊपर उस स्थान से नजर रखी जा सकती है। वो भारत के ऐसे बैटलफील्ड है, वो संसार की ऐसी बैटलफील्ड है जो पूरे के पूरे लगभग एशिया के बड़े कंट्रियों को कवर करना है। इसलिए अंग्रेजों ने पॉलिसी चलते हुए, अंग्रेजों ने चाल चलते हुए जिन्ना को भड़काया और जम्मू कश्मीर का अधिमिलन पूरा होने में डिले किया, ताकि जिन्ना उस पर कब्जा कर सके या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के खेमे में जा सके, या सॉरी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के खेमे में जा सके। ये सब वहां चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो भारत का अभिन्न अंग पुनर्रिकॉग्नाइज हुआ, और पुनर्रिकॉग्नाइज होने का परिणाम ये निकला कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर कैसे कब्जा हो, तो अंग्रेजों की पॉलिसी के तहत जनरल ब्राउन, जो उनका ही आदमी था, उसने पाकिस्तान की तरफ से युद्ध लड़के वो हिस्सा कब्जा कर लिया। जिस दिन कब्जा हुआ उस दिन हमारे यहाँ के एक भोंदू प्रधानमंत्री नेहरू को भेज दिया गया यूएनओ, और नेहरू यूएनओ में जाकर वहां एक सीज फायर करवा दी, जिससे कि वो हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का मुख्य हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। इसलिए अब अमेरिका का हित इसमें है कि वो हिस्सा भारत के हिस्से में आए, भारत के पाले में आए।
जब क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस उद्देश्य से उन्होंने दोस्ती की थी वो उद्देश्य विफल हो गया, वो चीन के खेमे में जाकर बैठ गया, वो कम्युनिस्टों के खेमे में जाकर बैठ गया, और कम्युनिस्ट का दुश्मन नंबर 1 और इस्लाम उनका दुश्मन नंबर 2। इसलिए उस पॉलिसी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो बिडेन बैठे या वो ट्रंप बैठे। बस फर्क इतना सा हो सकता है कि ट्रंप आक्रामक पॉलिसी के तहत आते हैं, बिडेन कूल्ड माइंड से आते हैं। लेकिन आपकी पॉलिसी में, अमेरिका की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं बैठने वाला, क्योंकि 4 साल राष्ट्रपति बैठता है, 4 साल में पॉलिसियां नहीं बनती, पॉलिसियां 50 साल पहले से बनती है, पॉलिसियां 20 साल पहले से बनती है, जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए राष्ट्रपति अपना तरीका अपनाता है। ये अमेरिका का अपना तरीका है। इसलिए अमेरिका ने जब ज्यूस को, यानी कि जिस समय उन्होंने इनको इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, इजराइल को बनाकर रखा था, तो एशिया के अंदर उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए इनको तैयार किया था। और इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यूनिस्ट बहुत माइंडेड होते हैं, ज्यूज बहुत माइंडेड होते हैं। संसार के एक्सेप्शनल 2 ही कम्युनिटी मानी जाती है, एक हिंदू और एक ज्यूइश, जो एक्सेप्शनल माइंडेड होते हैं, जिनको दूर की पॉलिसी बनानी आती है। इसलिए हिंदुओं का पूरे विश्व के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बोलबाला है, और वो पॉलिसी मेकिंग के में एक हिस्सा लेते हैं। जैसे बिडेन ने भी 21 लोगों को, जो भारतीय मूल के हैं, उनको अपनी टीम में शामिल किया है। ये सब कुछ चलता है। इसलिए पाकिस्तान जिस प्रकार से भी सोचना चाहता है वो सोच सकता है, लेकिन ये रिकॉग्निशन तुम्हारी औकात नहीं है और तुम इस पर कुछ कर नहीं सकते, तुम केवल भाषण दे सकते। पहले पाकिस्तान को बचा लो, क्योंकि अननेचुरल तरीके से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान बचाना पहला उद्देश्य होना चाहिए, ना कि किसी को रिकॉग्निशन। तुम्हारे रिकॉग्निशन देने ना देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और रिकॉग्निशन जितना डिले करेंगे उतना भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि इजराइल फिर भारत के साथ फुल फ्लैश खड़े होने को तैयार रहता है। और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाई है, उससे यह साफ जाहिर है कि पाकिस्तान अगर रिकॉग्निशन को डिले करता है तो भी, और रिकॉग्निशन करता है तो भी, पाकिस्तान के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान का अस्तित्व मिटना है और वो मिटकर ही रहेगा। मैं आह्वान करता हूं पूरे देश से कि वो ज्यूइस्ट के लिए प्रेयर करें, और ज्यूइस्ट ऐसी प्रेयर करें कि ज्यूइस्ट अपनी जगह पर इस्टेब्लिश हो जाएं, और इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिका और ज्यूइस्ट मिलकर कुछ बड़े कदम उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।